5वीं शताब्दी की शुरुआत थी। एक पुराना पर रहस्यमयी नगर जिसका नाम था चित्रपुर। इसी गांव से मंदिर की घंटियों और बैलगाड़ियों की आवाजों के बीच एक नौजवान अपनी आंखों में कुछ सवाल और सीने में लगन लेकर एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ मंजिल की तलाश में नहीं बल्कि अपनी पहचान की तलाश में भी है। कहानी शुरू होती है एक भटके हुए नौजवान से, लेकिन खत्म होती है एक ऐसे मोड़ पर जहां दिल और किस्मत दोनों को दोबारा सोचना पड़ता है। तो तैयार रहिए स्टोरी मग पर एक नई, रोमांच से भरी और दिल छू लेने वाली कहानी के लिए। बहुत पुराने समय की बात है। कच्ची पगडंडी पर एक आदमी अपने गधे पर सवार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसका नाम था धुरंधर लाल। सिर पर पुरानी फटी हुई पगड़ी, पीठ पर झोला और हाथ में एक लंबी सी लकड़ी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे न जाने वह कितनी कहानियां समेटे हुए हों। वह एक अनजान इलाके की तरफ बढ़ रहा था जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, बस पेड़, चुप्पी और गर्म हवा की सनसनाहट। चलते चलते सूरज सर के ठीक ऊपर आ गया और धुरंधर के माथे से पसीना टपक रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से गांव पर पड़ी, जो जैसे जंगल के बीच छुपा हुआ कोई रहस्यमयी इलाका हो। उसने सोचा, चलो थोड़ी देर छांव में बैठ लेता हूं। पीने का पानी भी खत्म हो गया है और ये गधा भी अब ज्यादा नहीं चलने वाला। जैसे ही वो गांव के चौराहे पर पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वहां का माहौल बहुत शांत था। गांव के लोग अपने अपने काम रोककर उसे घूरने लगे, जैसे पहली बार किसी परदेसी को देख रहे हों। एक बूढ़ा किसान चुपचाप अपने हल को थामे ऐसे देख रहा था मानो कोई सपना टूट गया हो। धुरंधर ने मुस्कुराकर पूछा, भाई, यहां कोई सराय है क्या? थोड़ी देर आराम करना है। वो आदमी एक पल को चौंका, फिर भौचक्का सा बोला, सराय? वो क्या होता है? धुरंधर की भौहें चढ़ गईं। अरे, सराय मतलब जहां मुसाफिर रुकते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं। वो आदमी जोर से हंसते हुए बोला, हमारे गांव में कोई मुसाफिर ही नहीं आता, इसलिए रुकने की ऐसी कोई जगह नहीं है। धुरंधर कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है, कम से कम गांव के प्रधान से तो मिलवा दो। गांव के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का घर था। दरवाजे पर लाल रंग की लिपाई और बगल में तुलसी का चौबारा, और वहीं था प्रधान का घर। धुरंधर ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक सांवले रंग का 50-55 साल का आदमी बाहर आया। राम राम भैया, प्रधान हाथ जोड़ता हुआ बोला। धुरंधर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, मैं धुरंधर लाल हूं, दूर से आया हूं। गधे के साथ सफर कर रहा था, सोचा थोड़ा सुस्ता लूं। क्या इस गांव में कुछ देर रुकने का इंतजाम हो सकता है? प्रधान ने हंसते हुए सिर खुजलाया और थोड़ी देर सोचकर बोला, देखो, ठहरने की कोई जगह तो हमारे गांव में है नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे छोटे से घर में एक कोना खाली है। ज्यादा आराम तो नहीं मिलेगा, पर मुझसे जो भी हो सकता है करने की कोशिश करूंगा। धुरंधर ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, बस छत हो और 2 घूंट पानी मिल जाए, मुसाफिर को और क्या चाहिए? प्रधान ने दरवाजा थोड़ा और खोलते हुए उसे अंदर बुलाया। मिट्टी की दीवारें, एक पुरानी खाट और कोने में एक मटकी रखती थी, जिसमें से प्रधान एक पीतल के लोटे में पानी भरकर लाया और धुरंधर ने लोटा थामते हुए इधर उधर देखा और धीरे से पूछा, आपका गांव कुछ अलग सा लगता है। सब लोग जैसे डरते हुए रहते हैं, कोई सीधा जवाब नहीं देता। ऐसा क्यों? प्रधान की आंखों में एक पल के लिए चुप्पी उतर आई। उसने गहरी सांस ली और खिड़की की ओर देखकर बोला, सीधे लोग बुरे नहीं होते, पर कई बार जरूरत से ज्यादा सीधे लोग दुनिया की चालाकियों में उलझ जाते हैं। धुरंधर कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन पूछने ही वाला था कि तभी बाहर से तेज आवाजें और भाग दौड़ की हलचल सुनाई दी। दोनों ने खिड़की से झांका। गांव के लोग एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा थे। कोई जोर जोर से बोल रहा था, कोई इशारे कर रहा था, जैसे किसी अनोखी समस्या पर बहस हो रही हो। प्रधान ने कहा, चलो खुद ही देख लो, समझना आसान हो जाएगा। दोनों बाहर निकले तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी घुटनों तक मिट्टी में सना हुआ, हाथ में एक बड़ी सी बोरी लेकर खड़ा था। बोरी का मुंह खुला था और उसमें से गेहूं के दाने टप टप करके जमीन पर गिर रहे थे। लेकिन वो आदमी परेशान नहीं था, उल्टा बोरी में ऊपर से और गेहूं डालने की कोशिश कर रहा था।
धुरंधर ने हैरानी से पूछा। अरे, ये बोरी का मुंह बांध क्यों नहीं देता? सब दाने नीचे गिर रहे हैं। प्रधान ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि इसका मानना है कि अगर बोरी का मुंह बांध दिया तो ऊपर से अनाज अंदर कैसे जाएगा, इसलिए खोलकर रखता है ताकि गेहूं भर सके। धुरंधर ने माथा पकड़ लिया, जैसे किसी ने उसके दिमाग में उलझी गांठ कस दी हो। उसने पास जाकर उस आदमी को समझाने की कोशिश की, भाई, अगर पहले नीचे से गांठ बांध दो और ऊपर से डालो तो दाने गिरे बिना बोरी भर जाएगी। लेकिन वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम बाहर से आए हो ना, इसीलिए तुम्हें हमारे तरीके अजीब लगेंगे। हम तो ऐसे ही करते आए हैं, हमारे पुरखे भी ऐसे ही करते थे। धुरंधर लाल को अब पक्का यकीन हो गया था कि ये गांव सच में बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। ऐसा गांव जहां लोग आम समस्याओं को ऐसे हल करते हैं जैसे बच्चा पहली बार पतंग उड़ाना सीख रहा हो। धुरंधर ने प्रधान से पूछा, क्या ऐसी अजीब बातें यहां हर रोज होती हैं? प्रधान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। रोज नहीं साहब, हर घड़ी होती है। चाहो तो 2-4 दिन यहीं रुक जाओ, खुद ही देख लो। धुरंधर ने सोचा, क्यों न इस विचित्र गांव का रहस्य थोड़ा और करीब से जाना जाए, और धुरंधर ने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। अगली सुबह जैसे ही धुरंधर घर से निकले, गांव के एक आदमी ने उन्हें दूर से आवाज दी, धुरंधर साहब, जरा मेरी मदद करिए। वह आदमी हाथ में एक मोटी लकड़ी पकड़े खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे जीवन का कोई बड़ा फैसला लेने वाला हो। उसने कहा, मुझे ये लकड़ी छोटी करनी है, लेकिन कुल्हाड़ी नहीं है, क्या करूं? धुरंधर ने सीधा जवाब दिया, भाई, आरी से काट दो। उस आदमी ने सीरियस फेस बनाते हुए कहा, देखिए, आरी तो है, पर मुझे लकड़ी को काटना नहीं, छोटा करना है। काटना और छोटा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। धुरंधर कुछ पल के लिए चुप रह गए, फिर बोले, मतलब तुम छोटा करना चाहते हो लेकिन काटना नहीं? ये कैसे होगा? उस आदमी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, हमारे गांव में हम चीजों को काटकर नहीं, मोड़कर छोटा करते हैं। धुरंधर ने आंखें मिचकाईं और देखा कि वो आदमी सच में जमीन पर लकड़ी रखकर उसे घुटनों से मोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जैसे कोई रस्सी को समोसे की तरह फोल्ड करना चाह रहा हो। अगली सुबह धुरंधर गांव की गलियों में घूमने निकले तो दृश्य और भी हैरत अंगेज थे। कोई आदमी लकड़ी को पानी में डुबोकर उसे नरम करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो आसानी से मोड़ सके, तो कोई दीवार पर सीढ़ी लगाने के बजाय रस्सी से ऊपर चढ़ने का अभ्यास कर रहा था। धुरंधर ने एक गहरी सांस ली, आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, इस गांव में लोग समस्या सुलझाने से ज्यादा उसे अपने तरीके से उलझाने में भरोसा रखते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ दिन और यहां रुका रहा, शायद इनकी सोच थोड़ी बदल पाऊं। तभी गांव का प्रधान हांफता हुआ आया। माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। धुरंधर साहब, अब की बार मामला थोड़ा गंभीर है, हमें आपकी मदद चाहिए, गांव एक बड़ी मुसीबत में है, उसने धीमे स्वर में कहा। धुरंधर चौकन्ना होकर बोला, कैसी मुसीबत? धुरंधर ने जैसे ही प्रधान के चेहरे पर चिंता देखी, तुरंत गंभीर होकर पूछा, बताइए प्रधान जी, आखिर क्या समस्या आ गई? प्रधान ने दूर एक ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, हमारी गांव की पानी की टंकी से लगातार पानी बह रहा है और हमें समझ नहीं आ रहा कि इसे रोके कैसे। धुरंधर ने उस दिशा में देखा तो सच में पत्थरों से बनी पुरानी टंकी के एक किनारे से पानी बहता चला जा रहा था और गांव के लोग नीचे खड़े बाल्टियों में वह पानी भरकर वापस टंकी में डालने की कोशिश कर रहे थे, जैसे वो सोच रहे हों कि इस तरह पानी बच जाएगा। किसी के हाथ में लोटा था, कोई मिट्टी का घड़ा लेकर बार बार ऊपर दौड़ रहा था। धुरंधर ने माथा पकड़ लिया, फिर सिर झटकते हुए बोले, भाइयों, ये तरीका सही नहीं है। अगर टंकी लीक कर रही है तो सबसे पहले उस छेद को बंद करो। प्रधान ने भोलेपन से सिर खुजलाते हुए कहा, पर साहब, हमने तो ये तरीका कभी आजमाया ही नहीं। अगर छेद बंद कर देंगे तो पानी अंदर कैसे आएगा? धुरंधर ने आंखें बंद करके लंबी सांस ली, जैसे किसी गुरु ने अपने चेलों की अज्ञानता देखी हो। फिर शांति से बोला, पानी का बहना और भरना दो अलग चीजें हैं। जब टंकी लीक हो रही है तो पहले बहाव रोकना जरूरी है, वरना चाहे जितना भी भरो, पानी बचेगा ही नहीं। गांव वालों ने पहली बार इस तरह से सोचा और धुरंधर की बात पर भरोसा कर लिया। कुछ लोग सीढ़ी लाए,
किसी ने मिट्टी और कुछ सामान की व्यवस्था की और मिलकर उस छेद को बंद करने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर बाद पानी बहना रुक गया। गांव के लोग खुशी से उछल पड़े, जैसे उन्होंने कोई जादू देख लिया हो। कोई तालियां बजा रहा था, कोई सिर पर हाथ रखकर कह रहा था, अरे वाह, टंकी पानी बहना बंद हो गया। एक बुजुर्ग बोला, धुरंधर साहब, आप तो जादूगर निकले। धुरंधर मुस्कुरा दिए और बोले, ये जादू नहीं, बस थोड़ा सा समझने का तरीका है। तभी प्रधान धीरे से उनके पास आया। उसकी आंखों में फिर चिंता की परछाई थी। एक और समस्या है, लेकिन इस बार थोड़ी बड़ी है, देखिएगा। धुरंधर ने सिर हिलाया और दोनों गांव के बाहरी इलाके की ओर बढ़े। वहां एक पुराना पुल था, आधा टूटा, आधा झुका हुआ, जैसे बरसों से किसी ने उसकी सुध न ली हो। कई गांव वाले नीचे खड्ड में बैठे थे, कोई अपने पांव सहला रहा था तो कोई कपड़े झाड़ रहा था। धुरंधर ने हैरानी से पूछा, अरे भाई, ये हालत देखकर भी तुम लोग इस पुल को ठीक क्यों नहीं कर रहे? प्रधान ने जवाब दिया, हमने कोशिश की थी, पर यह समझ नहीं पाया कि पुल की मरम्मत कहां से शुरू करें। किसी ने कहा बीच से करो, किसी ने कहा दोनों किनारों से, और इसी सोच में हमने काम ही बंद कर दिया। धुरंधर ने टूटी हुई पुलिया के दोनों सिरों को नापते हुए आसपास बिखरे पत्थरों, गीली मिट्टी और उखड़ी हुई लकड़ियों पर नजर डाली। फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, ये काम बड़ा है, लेकिन नामुमकिन नहीं, बस मेहनत और सही सोच चाहिए। उन्होंने कुछ लोगों को पास बुलाया, कहा, तुम रस्सियां लेकर आओ और तुम पास वाले जंगल से मजबूत लकड़ियां काट कर लाओ, लेकिन ध्यान रहे, हर पेड़ काटना नहीं, सिर्फ सूखी शाखाएं चुनो। पहले तो गांव वाले थोड़ा घबराए, इतना सब करना, हमें तो समझ ही नहीं आता, कहां से शुरू करें। थोड़ी ही देर में गांव के लोग जुट गए। किसी के कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर था, कोई रस्सियों की गांठ खोल रहा था। धुरंधर ने उन्हें बताया कैसे एक एक लकड़ी को जोड़कर नीचे से सहारा दिया जाए, फिर रस्सियों से खींचकर दोनों छोरों को मजबूती दी जाए। जब दोपहर ढलते ढलते पुल मजबूत होकर खड़ा हुआ और पहला आदमी सुरक्षित उस पर चला, तो गांव के लोग उछल पड़े। बच्चों ने ताली बजाई और बूढ़े अपनी लाठी टेक कर मुस्कुरा उठे। प्रधान भावुक होकर बोला, धुरंधर बाबू, आप तो इस गांव के लिए भगवान का भेजा हुआ वरदान हो। धुरंधर ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जब मैं चला जाऊं तब भी तुम लोग ये समझ पाओ कि समस्या से भागो मत, उसका हल खोजो। अगले दिन सुबह ही एक और तमाशा शुरू हो गया। एक आदमी बेतहाशा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बचाओ, मेरा खच्चर पेड़ पर चढ़ गया है। फिर क्या हुआ? झूम कर उछला और सीधा एक मोटी डाल पर चढ़ गया। अब ना नीचे उतर रहा है, ना ऊपर जा रहा है। सबको लगा मजाक है, लेकिन जब धुरंधर पेड़ के पास पहुंचे तो सच में खच्चर एक डाल पर अटका हुआ था। कुछ गांव वाले बोले, इसको वहीं छोड़ दो, कुछ देर बाद खुद ही कूद जाएगा। लेकिन धुरंधर ने मना किया, अगर ये गिरा तो हड्डी पसली टूटे बिना नहीं रहेगी। उन्होंने रस्सी मंगवाई, 2 लोग पेड़ पर चढ़े और बड़े ही धैर्य से खच्चर को नीचे उतार लिया। नीचे आते ही खच्चर जमीन पर लेट गया, जैसे कह रहा हो, अब कोई पेड़ मत दिखाना मुझे। गांव वाले हंसते हुए बोले, साहब, आपके बिना तो हम हर दिन कोई ना कोई बेवकूफी कर ही डालते। धुरंधर ने मजाक में कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे यहीं घर बनाना पड़ेगा। सब बोले, बनाइए ना, यही रहिए, हमें आपकी जरूरत है। और इस तरह धुरंधर ने कुछ और दिन गांव में बिताने का मन बना लिया। हर दिन एक नई समस्या और हर बार उसका हल, कभी हंसी में, कभी सीख में। धीरे धीरे लोग उन्हें सिर्फ सलाहकार नहीं, अपना अपना समझने लगे। एक दिन दोपहर ढलते ढलते जब धूप का रंग हल्का सुनहरा हो चला था, गांव का प्रधान घबराया हुआ धुरंधर के घर की ओर दौड़ता आया। पसीने से भीगा चेहरा, सांसें उखड़ी हुईं और आंखों में साफ डर दिख रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही हांफते हुए बोला, धुरंधर साहब, बहुत बड़ी आफत आ गई है और इस बार तो लगता है आप भी नहीं संभाल पाएंगे। धुरंधर, जो उस वक्त एक फटी हुई चटाई पर बैठकर बांस की सीढ़ी मरम्मत कर रहे थे, धीरे से मुस्कुराए और बोले, पहले पानी पी लो प्रधान जी, फिर बताओ अब गांव में क्या अनोखा हुआ है। प्रधान ने गिलास का पानी एक सांस में खत्म किया और फिर बोला, गांव की घंटी
वो लगातार खुद ब खुद बज रही है। किसी ने छुआ नहीं, कोई जानवर पास नहीं, पर वह रुकी ही नहीं रही। हमने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सीढ़ी चढ़े, घंटी हिलकर सिर पर गिरने को हुई। डर के मारे सब भाग गए। अब तो डर लग रहा है कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं। धुरंधर ने बिना घबराए सीधा मंदिर के बाहर उस घंटे के पास पहुंचकर आसमान की ओर देखा। तेज हवा चल रही थी और घंटी की रस्सी हवा में झूलते हुए हर झोंके पर टकरा रही थी, जिससे लगातार घन घन की आवाज आ रही थी। धुरंधर ने रस्सी को पकड़ा, आसपास देखा और बोले, इस रस्सी को थोड़ा छोटा करके बांधना पड़ेगा, तभी घंटी थमेगी। प्रधान ने उलझन में सिर खुजलाया और बोला, पर साहब, अगर रस्सी काट दी तो कल सुबह पूजा के समय घंटी कैसे बजेगी? धुरंधर ने हंसते हुए कहा, तो फिर यह घंटी बजती रहे जब तक सब गांव वाले पगला न जाएं। यह सुनकर पास खड़े बच्चों के मुंह से हंसी छूट गई और प्रधान ने झेंपते हुए सिर झुका लिया। आप सही कह रहे हैं, हम कभी कभी उलटी दिशा में सोचने लगते हैं। धुरंधर ने फुर्ती से रस्सी को थोड़ा काटा, गांठ लगाई और कुछ ही सेकंड में घंटी की आवाज थम गई, जैसे किसी ने गांव की बेचैनी पर पट्टी रख दी हो। लोग ताली बजाने लगे। कोई बोला, यह तो करिश्मा है, पर धुरंधर मुस्कुराकर बोले, नहीं, यह बस सीधी बात है, बस हमें उलझने की आदत है। अगली सुबह जब धूप खेतों के ऊपर हल्की धुंध से छन कर आ रही थी, गांव के चैक पर फिर शोर मचा। इस बार एक किसान भागता हुआ आया, आंखों में आंसू और हाथ में एक छोटी सी बाल्टी। बोला, धुरंधर साहब, मेरी मुर्गियां पगला गई हैं। दाना डालता हूं तो वो खाने की बजाय गोल गोल चक्कर काटने लगती हैं, जैसे कोई माया जाल में फंस गई हों। धुरंधर ने चैक के बीच में जाकर देखा। सच में दर्जनों मुर्गियां गोल घेरे में घूम रही थीं, दाना खा नहीं रही थीं, बस चक्कर पे चक्कर। उन्होंने किसान से पूछा, तूने दाना कहां डाला? किसान ने बोला, साहब, मैंने दाना गोल घेरा बनाकर फेंका था ताकि सबको बराबर मिले। धुरंधर ठठाकर हंसे और बोले, भाई, मुर्गियां इंसान नहीं हैं जो दाना देखकर लाइन बना लें। तुमने घेरा बना दिया, अब वे उसी घेरे में घूमती रहेंगी। उन्होंने खुद दाना उठाया और सीधी रेखा में बिखेरा। अगले ही पल मुर्गियां लाइन में लगकर खाने लगीं। किसान ने राहत की सांस ली और हाथ जोड़कर कहा, साहब, आपके बिना तो हम रोज अंधेरे में तीर चलाते रहते। धुरंधर ने मजाक में कहा, लगता है इस गांव में लोग सोचने में नहीं, उलझने में एक्सपर्ट हैं। एक सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर सुनहरे रंग की चादर बिछा रही थीं, धुरंधर लाल गांव के बाहर एक अजीब भीड़ देखकर रुके। गांव के लोग एक बड़े गड्ढे के चारों ओर खड़े होकर गर्मागर्म बहस कर रहे थे। कुछ सिर खुजा रहे थे, कुछ माथा पीट रहे थे। धुरंधर ने पास जाकर पूछा, अब क्या चक्कर है भाई? एक अधेड़ किसान ने झेंपते हुए जवाब दिया, साहब, ये गड्ढा हमने खुदवाया था ताकि बारिश का पानी इसमें भर जाए, पर अब बारिश ही नहीं हो रही, तो इसमें पानी कहां से आए? धुरंधर ने एक नजर गड्ढे पर डाली, फिर बोले, तो जब बारिश हो ही नहीं रही तब यह गड्ढा क्यों खुला पड़ा है? इसे मिट्टी से भर दो, खेत में काम आ जाएगा। जब पानी चाहिए होगा फिर से खोद लेना। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। फिर गांव के प्रधान ने सिर खुजलाते हुए कहा, बात तो सीधी है, पर समझने में आधा गांव लग गया। धुरंधर मुस्कुराए और बोले, मुझे अब समझ आया कि इस गांव की मुश्किलें जितनी अनोखी हैं, उनके हल उतने ही सीधे हैं, बस देखने की दिशा बदलनी होती है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीते। कभी किसी की गाय कुएं के पास से भाग जाती, तो कभी कोई बच्चा मिट्टी में ढंसी लकड़ी को नाग समझकर गांव सिर पर उठा लेता। हर बार धुरंधर लाल आराम से जाकर अपनी शांत मुस्कान और ठोस दिमाग से सब सुलझा देते। एक दिन जब हवा में हल्की ठंडक थी और धूप में अलग चमक, धुरंधर ने तय किया कि अब उन्हें अगली यात्रा पर निकल जाना चाहिए। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो जैसे किसी ने उनके दिल से कुछ खींच लिया हो। प्रधान ने हाथ जोड़ते हुए कहा, धुरंधर साहब, आप चले गए तो हम फिर उलटी सीधी हरकतों में पड़ जाएंगे। धुरंधर हंसे और बोले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन अब तुम जान चुके हो कि हर मुश्किल का हल है, बस सही सोच और थोड़ा धीरज चाहिए। जब तक ये याद रहेगा तुम कभी रास्ता नहीं खोओगे। गांव के मुखिया ने धुरंधर को उपहार स्वरूप एक घोड़ा दिया और बदले धुरंधर का गधा अपने पास निशानी के रूप में रख लिया।
विदा करते समय गांव वालों की आंखों में थोड़ी नमी और चेहरों पर कृतज्ञता थी। उन्होंने फूलों की माला पहनाकर, मिट्टी से सना हल्का सा टीका लगाकर धुरंधर को विदा किया। धुरंधर उस घोड़े पर चढ़ा, एक आखिरी बार मुड़कर अपने प्यारे गद्दे और उस गांव की ओर देखा और ठहाका लगाते हुए बोले, अगर अगली बार तुम्हारी मुसीबतें फिर से पागल हो जाएं, तो मुझे याद कर लेना। हो सकता है मैं हवा के झोंके में वापस आ जाऊं। गांव वाले भी मुस्कुराए, तालियां बजाईं और हाथ हिलाकर विदा किया। धुरंधर लाल धूल उड़ाते हुए धीरे धीरे गांव की सीमा पार कर गए। उनके पीछे गांव की हंसी, गर्मजोशी और थोड़ी सी उम्मीद की आवाजें अब भी हवा में तैर रही थीं, और सामने एक नई राह थी जहां उन्हें फिर किसी नए गांव की नई गड़बड़ी सुलझानी थी। उसी अंदाज में, उसी मुस्कान के साथ। धूप धीरे धीरे ढल रही थी, आसमान हल्के नारंगी रंग में नहाया हुआ था और धुरंधर लाल अपने घोड़े की लगाम थामे गांव की सीमा पार कर रहे थे। पीछे से आवाज आई, ध्यान रखना धुरंधर साहब, फिर आना। धुरंधर मुस्कुरा दिए, आंखों में शरारत और दिल में अपनापन लिए बोले, अगर तुम सब सच में समझदार हो गए तो मेरी कहानियां अधूरी रह जाएंगी। इसलिए हां, मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा। जब तुम्हें लगे कि बात सीधी है पर समझ नहीं आ रही, समझ जाना कि मैं आसपास ही हूं। इतना कहकर उन्होंने अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी। गांव वालों की हंसी, उनका शोर, उनकी आंखों की चमक सब पीछे छूटती चली गई। लेकिन एक बात नहीं छूटी, धुरंधर की बातें। वहीं दूसरी तरफ धुरंधर लाल किसी और सफर पर बढ़ चुके थे। चलते चलते काफी देर हो गई, तभी धुरंधर को दूर से एक गांव दिखाई दिया। जब वह उस गांव के पास पहुंचा तो गांव के बाहर एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड टंगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बुद्धिमानों का गांव, यहां केवल ज्ञानी और समझदार लोग रहते हैं। धुरंधर ने घोड़े की लगाम धीमी की, आंखें चमक उठीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। उन्होंने धीरे से कहा, ओहो, लगता है यहां मुझे ज्यादा मजा आने वाला है। और वो बढ़ चले उस गांव की ओर, जहां नाम तो था बुद्धिमानों का गांव। धुरंधर लाल ने मन में सोचा, चलो देखूं इस गांव की अक्ल का तराजू किस तरफ झुका है। घोड़े की चाल धीमी करते हुए जब वे गांव के भीतर पहुंचे तो सबसे पहले नजर पड़ी एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे लोगों पर, जो बड़ी गंभीरता से माथे पर बल डाले कुछ चर्चा में लगे थे। पास जाकर धुरंधर ने सुना तो समझ आया कि बहस इस बात पर हो रही थी कि सूरज बड़ा है या चांद। एक अधेड़ उम्र का आदमी जोर देकर कह रहा था, चांद बड़ा है क्योंकि वो रात के अंधेरे में पूरी रोशनी फैलाता है, चुपचाप बिना जलाए। वहीं दूसरा कह रहा था, नहीं, सूरज बड़ा है क्योंकि वो उजाला देता है, गर्मी देता है, खाना पकाता है, फसल उगाता है, उसमें ताकत है। दोनों तरफ से आवाजें बढ़ती जा रही थीं, लेकिन हल कहीं नहीं था। तभी धुरंधर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो भाइयों, फैसला क्यों नहीं कर लेते? एक को चुन लो। एक लंबा सा आदमी, जो शायद गांव का गणितज्ञ टाइप था, बोला, फैसला तो करना चाहते हैं धुरंधर जी, लेकिन हमारे पास मापने का कोई तरीका नहीं है। आप ही कोई रास्ता बताइए। धुरंधर ने आंखें आधी बंद कीं, थोड़ा सोचा और कहा, बहुत आसान है। अगली बार जब चांद दिखे उसे मापना, जैसे तौलते हो आम या तरबूज वैसे ही। और जब सूरज निकले तो उसे भी तौलने की कोशिश करना, फिर बताना कौन भारी है। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर एक ठहाका गूंजा और सब लोग हंसते हंसते बोले, आपने तो हमारी आंखें खोल दी धुरंधर साहब। धुरंधर हंसते हुए आगे बढ़ गए और कुछ ही दूर चले थे कि देखा, गांव के कुएं के पास भीड़ लगी है। लोग घबराए हुए, कुछ रस्सी खींच रहे थे, कुछ बांस डाल रहे थे, किसी की चप्पल भी कुएं में गिर गई थी। पास जाकर धुरंधर ने पूछा, क्या हुआ? गांव का मुखिया बोला, धुरंधर जी, हमारा सबसे कीमती बकरा कुएं में गिर गया है। कई बार कोशिश कर ली, लेकिन बाहर नहीं आ रहा और हर बार और नीचे चला जाता है। धुरंधर ने कुएं में झांक कर देखा, बकरा सच में पानी में तैरता हुआ परेशान था। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और शांत स्वर में बोले, इसका हल है, लेकिन थोड़ा धैर्य चाहिए। कुएं में धीरे धीरे पानी भरो, जब पानी ऊपर आएगा तो बकरा खुद तैरकर बाहर आ जाएगा। न रस्सी फंसाओ, न डंडा घुसाओ। थोड़ी ही देर में जब पानी ऊपर आया और बकरा खुद बाहर आ गया तो गांव भर में ताली और हंसी की आवाजें गूंज उठीं। एक बूढ़ी औरत ने कहा,
धुरंधर जी, आप तो जैसे हमारे मन की बात पढ़ लेते हो। अगले दिन सुबह सुबह गांव का सबसे अमीर आदमी, जिसकी मूंछें उसकी शान थीं और माथे की सिलवटें उसकी टेंशन का सबूत, दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, धुरंधर जी, मेरी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मेरा सबसे कीमती सोने का सिक्का गायब हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि किसी गांव वाले ने चुराया है, लेकिन वो कौन है ये समझ नहीं आ रहा। धुरंधर ने आराम से पूछा, किस पर शक है? अमीर बोला, सच कहूं तो शक तो सभी पर है, पर कोई मानने को कोई भी तैयार नहीं। धुरंधर ने आंखें छोटी करते हुए कहा, ठीक है, शाम तक मुझे सब गांव वाले एक जगह इकट्ठा चाहिए, और हां, साथ में हर कोई एक लकड़ी की छड़ी लेकर आए। बस लंबाई एक जैसी होनी चाहिए। सब हैरान थे, पर आदेश मान लिया गया। गांव की मिट्टी में अब धुरंधर लाल का नाम बच्चों की कहानियों से लेकर बूढ़ों की सलाह तक बस चुका था। गांव वाले धीरे धीरे चौपाल की तरफ खींचते चले आए और वहां खड़े थे धुरंधर लाल, हाथ में एक छोटी सी लकड़ी और चेहरे पर वही पुराना शांत आत्मविश्वास। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमारा गांव छोटा जरूर है, लेकिन ईमानदारी में बड़ा है, और जब एक चोर इस धरती की सच्चाई को मिट्टी में मिलाता है तो उसे बेनकाब करना जरूरी हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, हर आदमी अपने घर से एक एक लकड़ी लाए। मैं उसमें से एक जादुई लकड़ी बनाऊंगा जो लगते ही खुद ब खुद 1 इंच लंबी हो जाएगी। गांव वाले पहले तो हंस पड़े, पर जब उन्होंने धुरंधर की आंखों में गहराई देखी तो बिना सवाल किए हर कोई दौड़ पड़ा अपने घर से लकड़ी लाने। शाम होते होते हर किसी के हाथ में एक एक लकड़ी थी, जिन्हें धुरंधर ने ध्यान से देखा। हर लकड़ी पर एक छोटा सा निशान लगाया और सबको अलग अलग देकर कहा, इन लकड़ियों को संभाल कर अपने पास रखो और कल सुबह चौपाल में वापस ले आना। जिसका लकड़ी सबसे लंबी निकली वही चोर होगा। रात भर गांव में सन्नाटा पसरा रहा, लेकिन एक झोपड़ी में नींद गायब थी। चोर का दिल तेजी से धड़क रहा था, माथे पर पसीना था और मन में डर। अगर सच में लकड़ी बढ़ गई तो? डर के मारे उसने अपनी लकड़ी का सिरा काट दिया, 1 इंच से थोड़ा ज्यादा। अगली सुबह धुरंधर ने सबकी लकड़ियां मंगवाईं और ध्यान से एक एक मापी और फिर बिना हिचक बोले, यही है चोर, और हाथ उठाया उस आदमी की तरफ जिसकी लकड़ी बाकी सबसे छोटी थी। सब चौंक गए। पर छोटी लकड़ी? धुरंधर मुस्कुराए, अगर तुम चोर नहीं होते तो तुम्हारी लकड़ी बाकी जैसी होती, लेकिन डर के मारे तुमने काट दी। जादू नहीं था, पर तुम्हारे मन का डर ही तुम्हारा सच उगलवा बैठा। चोर सिर झुका के खड़ा रह गया। उसने सबके सामने कबूल कर लिया। उस दिन से लोग धुरंधर को बस एक समझदार इंसान नहीं, बल्कि गांव का असली मार्गदर्शक मानने लगे। कुछ महीनों बाद एक नई समस्या आई। गांव के बीचों बीच जो पुराना तालाब था, वहां कोई नहाता तो कुछ ही घंटों में बीमार पड़ जाता। बुखार, बदन दर्द, उल्टी। गांव में डर फैल गया कि जरूर कोई दुष्ट आत्मा तालाब में डेरा डाले हुए है। एक दिन गांव का प्रधान खुद धुरंधर के पास आया और बोला, धुरंधर साहब, ये आत्मा गांव को बर्बाद कर देगी, आप ही कुछ कीजिए। धुरंधर ने प्रधान की बात पूरी ध्यान से सुनी, फिर धीरे से मुस्कुराकर पूछा, ये आत्मा तुम्हें दिखाई दी है? प्रधान थोड़ा हकलाया, नहीं, लेकिन पिछले महीने 3 लोग तालाब में नहाने गए थे और सब बुखार में पड़ गए, यही सब कहते हैं। धुरंधर ने बिना कुछ कहे अगली सुबह तालाब का मुआयना किया। पास जाकर देखा तो तालाब का पानी हरे रंग का था, ऊपर काई की मोटी परत और हल्की सड़न की बदबू। उन्होंने हाथ से थोड़ा पानी उठाया, उसे सूंघा और फिर गांव वालों को बुलाकर बोले, ये आत्मा नहीं, आलस्य का नतीजा है। पानी सालों से रुका है, न कोई सफाई न बहाव। इसका इलाज है मेहनत, कृ और सफाई। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। कृ कुछ लोग बाल्टी लेकर पानी निकालें, कुछ लोग काई हटाएं और कुछ लोग पास की नहर से नया पानी लाएं। 2 दिन में तालाब चमकने लगा, जैसे किसी ने पुरानी तस्वीर को धो पोंछ कर नया बना दिया हो। हफ्ते भर बाद जब गांव के लड़कों ने फिर से उस तालाब में नहाना शुरू किया और कोई बीमार नहीं पड़ा, तो प्रधान खुद हाथ जोड़कर बोला, धुरंधर साहब, आपने तो चमत्कार कर दिया, वो आत्मा अब नहीं दिखती। धुरंधर मुस्कुराए और बोले, आत्मा नहीं थी, बस गंदगी थी, और गंदगी जितनी दिखती है उससे ज्यादा डर फैलाती है। जहां सफाई होती है वहां न बीमारी टिकती है न वहम। और उस दिन गांव के बच्चों को, बड़ों को
और यहां तक कि प्रधान को भी ये बात अच्छे से समझ आ गई कि असली चमत्कार तो साफ सोच और साफ काम में छिपा होता है। एक सुबह गांव की मिट्टी अभी रात की नमी समेटे खामोश खड़ी थी, तभी दौड़ता हुआ व्यापारी नाहरदास धुरंधर के दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी और सांसें फूली हुईं। धुरंधर भैया, वो लगभग चीखते हुए बोला, मेरी ऊंटनी रेशमी कहीं गायब हो गई है। कल शाम उसे अपने बाड़े में बांधा था और आज सुबह जब मैं पहुंचा तो बस उसकी रस्सी जमीन पर गिरी हुई थी। ये कोई साधारण चोरी नहीं लगती, कोई साजिश है। धुरंधर ने शांत स्वर में उसकी बात सुनी, फिर गांव के चौपाल पर ढोल बजवाकर सबको बुलाया और बोले, ऊंटनी को ढूंढना मुश्किल नहीं, अगर हम सोच समझकर हर कदम उठाएं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिरी बार उसे कहां देखा गया था। व्यापारी ने कहा, कल शाम बाड़े में मैंने अपने हाथों से उसे खली खिलाई थी। धुरंधर नाहरदास को साथ लेकर बाड़े पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एकटक चारों तरफ देखा, जमीन को गौर से निहारा और फिर धीरे से बोले, यह देखो, पीछे की कच्ची बाड़ टूटी हुई है और यहां ये मिट्टी में कुछ निशान हैं। ये ऊंटनी के ही लगते हैं। उन्होंने जमीन पर उंगलियां रखीं। निशान जंगल की ओर जा रहे थे। धुरंधर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए सब लोग, जवाब खुद मिट्टी में लिखा है, बस हमें पढ़ना सीखना है। गांव वाले धुरंधर के पीछे चल पड़े। वो हर मोड़ पर निशान पढ़ते गए, जैसे मिट्टी उनसे कुछ कह रही हो। थोड़ी दूर जाकर एक ऊंचा नीम का पेड़ आया, जहां रेशमी पूरी शान से खड़ी थी, जैसे वो जंगल में नहीं, अपने किसी पुराने ठिकाने पर आई हो। व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो ऊंटनी से लिपट कर बोला, रेशमी, तू यहां क्या कर रही थी? फिर वह धुरंधर की ओर मुड़ा। आपने तो जैसे चमत्कार कर दिया। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी ऊंटनी को कभी नहीं देख पाऊंगा। धुरंधर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी जवाब बहुत पास होता है, बस आंखें खुली और सोच साफ होनी चाहिए। जितनी जल्दी हम घबराना छोड़ दें, उतनी जल्दी रास्ता मिल जाता है। गांव के लोगों के मन में अब ये बात बैठ गई थी, चाहे कैसी भी मुश्किल हो, धुरंधर लाल का दिमाग उसके लिए तैयार होता है। लेकिन किस्मत ने फिर एक नया इम्तिहान सामने रख दिया। इस बार गांव के आकाश में बादल तो थे, पर बरसात का नाम नहीं था। खेतों की मिट्टी सूखने लगी थी, नहरों में पानी की धार थम चुकी थी और किसान रोज सुबह सूरज से पहले आसमान की ओर देखकर उम्मीद करते थे, पर लौटते समय उनकी आंखें सूनी होती थीं। फसलें पीली पड़ने लगी थीं, बैलों के कंधे झुकने लगे थे और लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिन ब दिन गहरी होती जा रही थीं। सुबह की लालिमा में गांव की हवाओं में बेचैनी सी थी। जब प्रधान खुद धुरंधर के आंगन में पहुंचा, धुरंधर भैया, उसने धीमे स्वर में कहा, अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो गांव वाले बर्बाद हो जाएंगे, कुछ उपाय करो। धुरंधर थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा, फिर गांव वालों को चौपाल पर इकट्ठा किया और बोला, बारिश बुलाने के लिए सिर्फ आकाश की ओर देखने से कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और इसमें तुम्हारी मेहनत और भरोसे का रंग भी शामिल होगा। साथ ही हमें खेतों में छोटी छोटी नहरें बनानी होंगी, ताकि जब पानी आए तो वो बहकर न जाए, खेतों की जड़ों तक पहुंचे। गांव वाले बिना किसी सवाल के जुट गए। किसी ने फावड़ा उठाया, किसी ने बेलचा, और देखते ही देखते पूरा गांव खेतों में पसीना बहाने लगा। अगले दिन गांव के मंदिर के पीछे पीपल के नीचे सबने मिलकर प्रार्थना की। कोई आंखें बंद की बैठा था, कोई खुले आकाश को निहार रहा था, और जैसे किसी अनसुनी शक्ति ने सुन लिया हो, 2 दिन बाद ही अचानक आसमान में बादलों की फौज उमड़ पड़ी। बिजली चमकी और तेज बारिश गांव की प्यासी मिट्टी को भिगोने लगी। खेतों में पानी लहराने लगा और सूखी फसलें दोबारा मुस्कुराने लगीं। प्रधान ने आकर धुरंधर के हाथ पकड़े और कहा, आप न होते तो न खेत बचते, न हमारा हौसला। आप इस गांव के सबसे बड़े रहनुमा हो। धुरंधर मुस्कुराया और बोला, नदी अकेले नहीं बहती, उसे राह भी चाहिए और किनारा भी। ये चमत्कार तुम्हारी मेहनत और एकजुटता की वजह से हुआ है। गांव अब पहले से ज्यादा जोश से भर गया था, लेकिन धुरंधर ने इस बार कुछ नया करने की सोची। उन्होंने गांव वालों की सोच और समझ की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दिन धुरंधर ने ऐलान करवा दिया, कल चौपाल पर सभी आएं, कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ।
अगले दिन पूरे गांव की भीड़ चौराहे पर जुटी। व्यापारी, किसान, बूढ़े, बच्चे सब उत्सुक थे कि अब धुरंधर क्या बताने वाले हैं। मंच पर खड़े होकर उन्होंने कहा, आज मैं कोई हल नहीं दूंगा, बल्कि एक सवाल पूछूंगा। जो इसका सही जवाब देगा उसे मिलेगा मेरा सबसे कीमती इनाम। लेकिन अगर कोई न दे पाया तो उसे मेरी बताई एक बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। भीड़ में हलचल मच गई। धुरंधर मुस्कुराए और बोले, तो सुनो मेरा सवाल, हमारे गांव में कुल कितने पेड़ हैं? सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह सवाल जितना सीधा था उतना ही गहरा। एक किसान बोला, भैया ये तो मुश्किल है, यहां तो हर घर हर खेत के पास पेड़ हैं, गिनना तो नामुमकिन है। धुरंधर ने सिर हिलाया, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं, बस तरीका चाहिए। तभी व्यापारी नाहरदास बोला, क्यों ना हम गांव को हिस्सों में बांट लें, हर टोली एक हिस्से के पेड़ गिने और सब मिलाकर एक सही संख्या बना लें। धुरंधर बोले, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे एक भी पेड़ छूटना नहीं चाहिए, वरना जवाब अधूरा रहेगा। सुबह से गांव वाले टोली बनाकर निकल पड़े। कोई खेतों की ओर गया, कोई पहाड़ी रास्तों की तरफ, कोई मंदिर के पीछे के पुराने पेड़ों की गिनती करने लगा। बच्चों ने भी पेड़ों को धागे से निशान लगाकर गिनती में मदद की। सूरज ढलने तक सब थके हारे चौराहे पर लौटे। कपड़े मिट्टी से सने थे, लेकिन चेहरे पर संतोष था। प्रधान ने सबकी ओर देखा और पूछा, तो बताओ, क्या किसी ने गांव के सारे पेड़ों की सही गिनती कर ली? भीड़ में कुछ लोग झेंप गए। कुछ ने कहा, हमसे कुछ पेड़ छूट गए। तभी एक पतला दुबला किशोर लड़का आगे आया। हाथ में एक कपड़े का थैला था, उसमें दर्जनों कागज के टुकड़े थे। धुरंधर भैया, वो बोला, हमने हर टोली के आंकड़े इकट्ठा किए हैं, हर पेड़ के पास एक निशान छोड़ा है और जहां 2 निशान मिले वहां से एक को काट दिया गया। कुल पेड़ों की संख्या है 1422। भीड़ में सन्नाटा छा गया। धुरंधर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, तुमने न सिर्फ जवाब ढूंढा बल्कि रास्ता भी सिखा दिया। असली बुद्धिमानी सिर्फ सोचने में नहीं, समझदारी से सबको साथ लेकर काम करने में होती है। भीड़ तालियों से गूंज उठी और गांव को मिल गया एक नया हीरो, वो लड़का जिसने पेड़ों को गिनकर लोगों को एक नई दिशा दी। लेकिन धुरंधर का इरादा अभी यहीं खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने गांव वालों की तरफ देखा और बोले, अब तुम्हें एक और चुनौती का सामना करना होगा। अगर इस चुनौती को पूरा कर लिया तो तुम सच में सबसे समझदार और मेहनती कहलाओगे। गांव वालों की उत्सुकता बढ़ गई। सबने पूछा, धुरंधर साहब, अगली चुनौती क्या है? धुरंधर ने थोड़ा रुककर कहा, तुम्हें 30 दिन के भीतर गांव के हर घर से एक एक ऐसा सामान लाना होगा जो किसी न किसी समस्या को हल कर सके। जो सबसे अनोखा सामान लाएगा उसे मैं एक विशेष इनाम दूंगा। लेकिन याद रखना, सामान बेकार का नहीं होना चाहिए, वह वास्तव में उपयोगी होना चाहिए। गांव वालों के बीच हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा कि ऐसा क्या लाया जाए जो सबसे अनोखा और उपयोगी हो। कुछ लोग अपने घर की पुरानी चीजें टटोलने लगे तो कुछ बाजार की ओर दौड़ पड़े। 3 दिन बाद जब गांव का चौराहा फिर से लोगों की भीड़ से भर गया तो माहौल में एक अलग ही ऊर्जा थी, जैसे किसी बड़े मेले की शुरुआत हो। लेकिन इस मेले में न झूले थे, न मिठाइयों की दुकान, सिर्फ गांव वालों की उम्मीदें, जिज्ञासा और वो सामान जिसे वे अपनी समझ और मेहनत से चुनकर लाए थे। धुरंधर लाल अपनी सादी धोती कुर्ते में उसी लकड़ी के मंच पर खड़े थे जहां से पहले उन्होंने पेड़ों की गिनती वाली पहेली पूछी थी। लेकिन इस बार उनकी आंखों में और भी गहराई थी, मानो वे सिर्फ चीजें नहीं, लोगों की सोच और उनके इरादों को परखने आए हों। सबसे पहले एक दुबले पतले किसान ने आगे आकर हाथ में लकड़ी का टूटा हुआ हल उठाया और बोला, धुरंधर भैया, ये हल मेरे बाबा के समय का है। इसकी धार भले कुंद हो गई हो, पर जब खेत में उतरता है तो मिट्टी अब भी वैसे ही चीरता है जैसे उस जमाने में। सबने तालियां बजाईं। फिर एक बूढ़ी औरत आई जिसके हाथ में मिट्टी का एक घड़ा था। उसके चेहरे की झुर्रियों में मेहनत और अपनापन दोनों साफ झलक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस घड़े में रखा पानी जून की दोपहरी में भी ठंडा रहता है। ये सिर्फ घड़ा नहीं, हमारे पुराने समय की समझ है। फिर गांव का व्यापारी आया। उसने भारी भरकम तराजू रखा और कहा, धुरंधर जी, इस तराजू ने कभी एक पसेरी भी गलत नहीं तोला।
ये मेरे दादा की दुकान से चला आ रहा है और इसके साथ हमारी ईमानदारी भी। धुरंधर ने हंसते हुए कहा, सही है, व्यापार में तराजू से बड़ी कोई निष्ठा नहीं। एक लड़के ने टूटी हुई साइकिल की घंटी लाकर बताया, ये घंटी अब भी आवाज करती है। जब कोई रास्ते में होता है तो इसकी आवाज सुनकर रास्ता छोड़ देता है। मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में भी समस्याएं इसी तरह हट जाएं। सब मुस्कुरा दिए, लेकिन धुरंधर अब भी कुछ ढूंढते नजर आ रहे थे। तभी एक नौजवान लड़की सामने आई। उसके हाथ में एक सीधा सादा कागज था। उस पर गांव का नक्शा बना था, जिसमें हर घर, हर खेत, हर कुएं और तालाब को चिन्हित किया गया था। लड़की बोली, मैंने ये नक्शा खुद बनाया है ताकि हमें पता हो कि हमारे पास क्या है और हमें कहां सुधार की जरूरत है। धुरंधर ने कुछ पल उस नक्शे को ध्यान से देखा, फिर उसकी ओर देखकर बोले, बेटी, तूने बाकी लोगों की तरह कोई सामान नहीं लाया, तूने सोच लाई है। यही सबसे बड़ी चीज है जो किसी गांव को आगे ले जा सकती है। चौराहे पर तालियों की गूंज फैल गई, कुछ की आंखें भर आईं। धुरंधर मुस्कुराए, फिर मंच से उतरते हुए बोले, आज तुम सबने ये साबित कर दिया कि असली समझ सिर्फ पुरानी चीजों को संभालने में नहीं है, बल्कि उन्हें नए नजरिए से देखने में है। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पेड़ों की पत्तियां भी सांस रोककर धुरंधर लाल के अगले शब्द का इंतजार कर रही हों। वो धीरे धीरे हर सामान को नजर भर के देख रहे थे, जैसे हर चीज से कुछ कह रहे हों, उसे समझ रहे हों। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें कुछ और ढूंढ रही थीं, कुछ ऐसा जो अभी सामने नहीं आया था। अचानक उन्होंने अपना सिर उठाया, सभी गांव वालों की ओर देखा और बोले, तुम सब ने दिल से मेहनत की है और जो चीजें लाई हो वो सिर्फ सामान नहीं, तुम्हारी सोच है। लेकिन उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, अब तक सबसे अनोखी चीज किसी ने नहीं दी। ये सुनते ही लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, कुछ घबराए, कुछ हैरान। तभी पीछे से भीड़ चीरते हुए एक बूढ़ा ग्रामीण सामने आया, सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में झिझक भरी चमक। उसके हाथ में एक टूटी फूटी लकड़ी की संदूकची थी, जिसके ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, जैसे वह समय की धूल से ढकी हुई थी। वो धीमे से बोला, धुरंधर भैया, मेरे पास देने लायक कुछ भी नहीं था, तो मैं यही ले आया। ये संदूक मेरे दादाजी की है। इसमें मैं छोटी छोटी चीजें रखता हूं, कभी बीज, कभी पुराने सिक्के, कभी अपनी पत्नी की चिट्ठियां। धुरंधर ने धीरे से उस संदूकची को हाथ में उठाया, उसकी टूटी काठी पर उंगलियां फिराईं और मुस्कुरा दिए। उन्होंने बुजुर्ग की आंखों में देखा और बोले, क्या तुम्हें पता है कि यह संदूक सबसे अनोखी क्यों है? बुजुर्ग ने चुपचाप सिर हिला दिया। धुरंधर ने सबकी ओर मुड़कर कहा, यह सिर्फ एक पुराना डिब्बा नहीं है, यह एक संग्रह है, हमारे जीवन की उन बातों का जो दिखती नहीं पर जीने के लिए जरूरी हैं। इसमें मेहनत है, यादें हैं और सबसे जरूरी विश्वास है। जैसे इस संदूक में वो चीजें रखी जाती हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, वैसे ही हमें अपनी जिंदगी के अनुभव, अपनी सीख, अपने रिश्तों को भी सहेज कर रखना चाहिए। यही असली दौलत है और यही सबसे अनोखा तोहफा। एक क्षण के लिए जैसे वक्त रुक गया और फिर चौराहे पर एक भावनाओं की लहर दौड़ गई। किसी ने आंख पोंछी, किसी ने सिर झुकाया। धुरंधर ने उस संदूकची को बुजुर्ग के हाथ में लौटाया और कहा, तुमने हमें वो याद दिलाया जो हम सामान खोजते वक्त भूल ही गए थे, हमारा अपनापन। भीड़ में एक नौजवान उठा, साधारण कपड़े पर आंखों में चमक। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धुरंधर भैया, ये बात तो दिल छू गई। आप हर बार ऐसे किसी मामूली चीज में कोई बड़ी सीख ढूंढ निकालते हो जो हम सोच भी नहीं पाते। धुरंधर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, देखो बेटा, जिंदगी हर रोज कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन असली कमाई वही है जो हमारी नजरों को देखने की आदत दे, वरना बहुत कुछ देखकर भी लोग खाली रह जाते हैं। फिर उन्होंने उस पुरानी संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जो टूटी सी संदूक है ना, इसमें भले ही कोई गहना या सिक्का नहीं रखा हो, लेकिन इसके अंदर जो यादें, भरोसा और परंपराएं रखी गई हैं, वो लाखों में एक हैं। तभी गांव का बुजुर्ग प्रधान, जो अब तक चुपचाप सब देख सुन रहा था, आगे आया और बोला, धुरंधर बाबू, आपने एक बार फिर बता दिया कि असली खजाना हमारे पास पहले से है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। धुरंधर ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, सुनो सब लोग, सोना, चांदी, जमीन, मकान, ये सब वक्त के साथ छूट जाते हैं,
लेकिन जो ज्ञान और अनुभव है ना, वो ही असली दौलत है। मिलजुल कर रहो, एक दूसरे से सीखो, और जो सीखा है उसे दिल में रखो, वही तुम्हारी असली ताकत बनेगा। तालियों की तेज गड़गड़ाहट गांव में गूंज उठी। लोग भावुक हो गए थे। कुछ की आंखें भी नम थीं, पर चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उस दिन हर कोई एक अमूल्य सीख लेकर अपने घर लौट रहा था। धुरंधर लाल की चतुराई और दिल से जुड़ी बातें फिर साबित कर गईं कि असली समझदारी किताबों या पैसों से नहीं आती। वो आती है जब हम छोटी छोटी बातों में बड़े मायने ढूंढना सीख जाते हैं। उस शाम के बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर महीने एक बैठक होती, जिसमें हर उम्र का इंसान अपने अनुभव, अपनी गलती या कोई पुरानी कहानी सबके साथ बांटता। धीरे धीरे लोग पहले से ज्यादा जुड़े, ज्यादा समझदार और ज्यादा खुश रहने लगे। धुरंधर अब भी वैसे ही थे, थोड़े मजाकिया, थोड़े चतुर, पर पूरे दिलवाले। और एक सुबह जब वो अपने घर के बाहर खड़े थे, धूप में खिले खेतों को निहार रहे थे, तो अचानक उनके मन में एक नई बात आई। उन्होंने खुद से ही कहा, इन हो गए। खेतों में सिर्फ अन्न नहीं उगता, यहां कुछ और भी छिपा है, जो शायद हम सब भूल चुके हैं। लोग दिन भर काम में उलझे रहते हैं, पर क्या उन्हें पता है कि असली सुख क्या होता है? और बस वहीं से शुरू हुआ धुरंधर लाल और खेतों का रहस्य। एक और किस्सा, एक और सीख और एक और सफर, जिसकी शुरुआत एक साधारण सी सुबह ने की थी। धुरंधर लाल उस दिन सुबह सुबह अपने आंगन में खड़े थे। हल्की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी और नजरें खेतों की ओर टिकी थीं, जो दूर तक फैले हुए थे। हवा में गेहूं की बालियां सरसराती थीं, लेकिन इस बार उनमें वो खुशी नहीं थी जो हर साल दिखती थी। अचानक उनकी नजर कुछ किसानों पर पड़ी, जो अपने खेतों के पास इकट्ठा होकर कुछ गहरी चिंता में डूबे हुए थे। चेहरे मुरझाए हुए, चाल धीमी और बातों में हताशा साफ झलक रही थी। धुरंधर ने मन ही मन सोचा, कुछ तो गड़बड़ है, और जब तक मैं जाकर खुद न देखूं, बात समझ नहीं आएगी। बिना वक्त गंवाए उन्होंने अपने पुराने मगर तेज घोड़े को आवाज दी और सीधे खेतों की ओर निकल पड़े। रास्ते भर उनके मन में सवालों की झड़ी लगी थी। आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि सब किसान एक जैसे परेशान हैं? मिट्टी तो वही है, मौसम भी ठीक है, फिर फसल क्यों नहीं हो रही? जब वो खेतों के पास पहुंचे तो देखा कुछ किसान खड़ी फसल को उलझी नजरों से देख रहे थे। कुछ जमीन में खुदाई कर रहे थे, जैसे कुछ खोया हुआ ढूंढ रहे हों, और कुछ तो सिर पकड़कर बैठे थे। धुरंधर ने एक किसान से पूछा, भाई रामू, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रामू ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, धुरंधर भैया, फसल बार बार खराब हो रही है। मेहनत तो जान लगा के करते हैं, मगर नतीजा कुछ नहीं मिलता। हमने बीज बदले, खाद बदली, पानी का तरीका बदला, पर फर्क नहीं पड़ा। धुरंधर ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम में से कोई ये सोचता है कि शायद तरीका गलत है? मेहनत करना अलग बात है, पर सही दिशा में करना जरूरी है ना? किसान थोड़े झेंप गए। एक बोला, हम तो वही करते हैं जो हमारे बाप दादाओं ने किया, वही तरीका अपनाते हैं। धुरंधर ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, उसे हाथों में मलते हुए बोले, ये जमीन तुम्हारे भरोसे पर खड़ी है, लेकिन अगर तुम उसके संकेत नहीं समझोगे तो ये भी चुप हो जाएगी। सब किसान चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, ऐसा करो, कल सुबह मैं फिर आऊंगा और तुम सब मुझे दिखाओ कि तुम कैसे काम करते हो। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, धुरंधर फिर खेतों में पहुंचे। उन्होंने देखा किसान फिर उसी पुरानी आदत में लगे थे। बीज ऐसे ही फेंक रहे थे, बिना गहराई देखे, बिना मिट्टी की नमी को महसूस किए। कुछ तो पौधों की जड़ के पास ही कूड़ा डाल रहे थे और फिर सोच रहे थे कि फसल क्यों मुरझा रही है। धुरंधर ने उन्हें रोका और एक छोटा सा प्रयोग करवाया। एक किसान से कहा कि वो पहले मिट्टी की खुशबू सूंघे, फिर अपने हाथ से उसमें उंगली घुसेड़ कर देखे कि नमी है या नहीं। फिर बोले, तुम लोग खेत से रिश्ता बना ही नहीं पाए, उसे सिर्फ जमीन समझते रहे, लेकिन असल में ये एक जिंदा चीज है जो ध्यान मांगती है, समझदारी चाहती है। किसान हैरान रह गए। कुछ की आंखें खुलने लगी थीं और उसी वक्त धुरंधर की आंखों में एक चमक थी, जैसे एक और राज, एक और सबक अब पनपने को तैयार था। यही था खेतों का रहस्य, जहां फसल से ज्यादा सोच की खेती करनी थी। धुरंधर ने खेतों में घूमते हुए गहरी सांस ली। उनके पैरों के नीचे की मिट्टी सूखी तो नहीं थी,
मगर कुछ कह रही थी, जैसे शिकायत कर रही हो कि इसे समझा नहीं गया। उन्होंने किसानों के पास जाकर फिर से कहा, तुम लोग मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन समझदारी कहाँ है? क्या कभी सोचा है कि फसल बार बार क्यों खराब हो रही है? किसान चुप थे, कुछ घबराए हुए, कुछ हताश, और कुछ अब भी यही मान रहे थे कि किस्मत ही खराब है। धुरंधर ने जमीन पर बैठकर खुद खेत का एक कोना देखा और फिर ध्यान से निरीक्षण करने लगे। उन्होंने पाया कि किसान सिर्फ खेत के बीचों बीच पानी डालते हैं, लेकिन कोनों और किनारों तक पानी नहीं पहुंचता। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, देखो, खेत कोई एक समान चादर नहीं है, हर हिस्से की जरूरत अलग होती है। अगर एक कोना प्यासा रहेगा तो पूरी फसल कभी सेहतमंद नहीं हो सकती। फिर उन्होंने मिट्टी उठाकर महसूस की, नमी की गहराई झांची और बोले, पानी का सिर्फ डाला जाना काफी नहीं, ये जानो कि कब और कितना डालना है। बिना जरूरत के ज्यादा पानी भी नुकसान करता है। किसान अब भी थोड़े उलझे हुए थे। तभी धुरंधर ने उन्हें एक छोटा प्रयोग करने को कहा, एक दिन तुम मेरे कहे अनुसार चलो और फर्क खुद देखो। अगले ही पल धुरंधर ने अपनी धोती घुटनों तक मोड़ी, हाथ में कुदाल ली और खुद खेत में उतर गए। धुरंधर ने किसानों को दिखाया कि कैसे मिट्टी की ऊपरी परत हटाकर अंदर की नमी को महसूस करना चाहिए, कैसे सिंचाई की लाइन एक सीधी लकीर नहीं बल्कि सोच के साथ बहती होनी चाहिए। फिर उन्होंने गांव के बूढ़े महावीर काका को बुलाया, जो बरसों पहले मिट्टी की जांच करते थे। महावीर काका ने खेत के कुछ हिस्सों से मिट्टी लेकर उसकी खुशबू सूंघी और कहा, इसमें जान है, बस भूख लगी है इसे पोषण की। धुरंधर बोले, तुम्हें हर फसल के पहले मिट्टी को टेस्ट करना चाहिए, ये जानो कि इसे क्या चाहिए। कभी कमजोर मिट्टी भी मेहनत से संजीवनी बन जाती है। किसान अब ध्यान से सुनने लगे थे। अगले कुछ दिन धुरंधर ने उनके साथ मिलकर काम किया। नई तकनीक नहीं, बस पुराने तरीकों को सही तरीके से अपनाया। कुछ ही हफ्तों में खेतों की रंगत बदलने लगी। जहां पहले पीले मुरझाए पौधे थे, वहां अब कोमल हरे पत्ते लहरा रहे थे। किसान हैरान थे, उनकी आंखों में चमक थी और धुरंधर की मुस्कान में वो सुकून था, जैसे किसी पिता ने अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा दिया हो। यही तो था असली राज। मेहनत सिर्फ पसीने से नहीं, समझ से भी होती है, और जब इंसान जमीन से संवाद करने लगे तो मिट्टी खुद जवाब देने लगती है। किसानों के चेहरों पर अब वो सच्ची मुस्कान लौट आई थी, जैसे सूखे खेतों में अचानक बारिश की पहली बूंदें गिर पड़ी हों। उनमें से कई पहली बार समझ पा रहे थे कि असली दिक्कत मेहनत की नहीं, समझ की थी। और धुरंधर जैसे कोई अपनेपन से समझा दे तो हल कितना आसान हो जाता है। धुरंधर ने हंसते हुए कहा, हर बड़ी परेशानी का हल किसी जादू में नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही फैसलों में छिपा होता है। जब तक हम गहराई से नहीं सोचते, हल सामने होते हुए भी दिखता नहीं। अब फसल की हरियाली सिर्फ खेतों में नहीं, किसानों की आंखों में भी झलक रही थी। सबने मिलकर धुरंधर का धन्यवाद किया। किसी ने पांव छुए, किसी ने माला पहनाई, किसी ने सिर्फ नजरों से आभार जताया। धुरंधर ने बस मुस्कुराकर सिर हिलाया और घोड़े पर चढ़कर वापस गांव की ओर चल पड़ा। लौटते समय हवा में हल्की ठंडक थी। धूप अब सिर के पार जा चुकी थी और धुरंधर सोच में डूबा था। कितनी बार हम जिंदगी की मुश्किलों को पहाड़ समझ लेते हैं, जबकि हल तो अक्सर हमारी ही नजरों के सामने होता है, बस हमें रुक कर देखना नहीं आता। कुछ कोस चलने के बाद जब रास्ता वीरान होने लगा और घोड़े की चाल थोड़ी धीमी पड़ने लगी, तो धुरंधर को दूर से एक और गांव दिखाई दिया। छोटे छोटे मिट्टी के घर, कच्चे रास्ते और बीच में एक बड़ का पेड़। उसने सोचा, चलो कुछ देर यहीं सुस्ताया जाए, घोड़े को भी पानी मिल जाएगा। जैसे ही वो गांव के चौराहे पर पहुंचे, उन्हें अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। लोग आसपास थे, लेकिन सब एक जैसे उन्हें घूर रहे थे, जैसे कोई परदेसी पहली बार इस धरती पर उतरा हो। बच्चों ने खेलना बंद कर दिया और बूढ़े अपनी लकड़ी टेकते हुए आंगन की ओट से झांकने लगे। धुरंधर ने आगे बढ़कर एक दुबले पतले आदमी से पूछा, भाई, यहां कोई सराय है क्या, जहां मैं कुछ देर ठहर सकूं? आदमी ने आश्चर्य से ऐसे देखा जैसे कोई गहरी बात पूछ ली गई हो। फिर बोला, सराय? वो क्या होता है? धुरंधर थोड़ा हैरान हुआ। अरे भाई, जहां मुसाफिर थक कर कुछ देर आराम करते हैं, ठहरते हैं, कोई छाया, कुछ पानी, रात बिताने की जगह।
अब आदमी की आंखें और बड़ी हो गईं। वो धीरे से बोला, हमारे यहां कोई बाहरी कभी नहीं आता, इसलिए ऐसी कोई चीज नहीं है। धुरंधर को समझ आ गया कि ये गांव बाकी दुनिया से काफी कटा हुआ है। धुरंधर उस अजीब गांव में थोड़ी देर और रुकने का सोच ही रहा था कि अचानक एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में पीतल का लोटा था और चेहरा चिंता से भरा हुआ। उसने धुरंधर को देखते ही कहा, बेटा, क्या तुम कहीं बाहर से आए हो? और मुझे लगता है कि तुम वैद्य का काम जानते हो। मेरी एक मदद कर दो। मेरा पोता 3 दिन से बीमार है और गांव के वैद्य कहीं चले गए हैं। धुरंधर ने बिना एक पल गंवाए घोड़े की लगाम उस औरत को थमाई और उसके साथ चल पड़ा। घर मिट्टी और लकड़ी से बना था। अंदर घुप अंधेरा, एक कोने में चूल्हे की बुझती राख और दूसरी ओर खाट पर पड़ा एक कमजोर बच्चा जिसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं। धुरंधर ने तुरंत अपने थैले से कुछ जड़ी बूटियां निकालीं जो उसने पुराने वैद्यों से सीखी थीं। एक नीले फूल की पत्तियां, थोड़ा सा हल्दी का चूर्ण और नदी किनारे की मिट्टी से बनी ठंडी राख। उसने सब मिलाकर एक पेस्ट बनाया और बच्चे के सीने पर मल दिया। फिर कुछ देर खुद अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। करीब आधे घंटे बाद बच्चे की आंखें खुलीं और उसने धीमे से दादी कहा। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो गए। तभी गांव के कुछ और लोग इकट्ठा हो गए। किसी की गाय 2 दिन से दूध नहीं दे रही थी। किसी के खेत में अजीब कीड़े लग गए थे। कोई अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान था। धुरंधर ने सबकी बात ध्यान से सुनी। एक एक कर हर समस्या के पीछे उसने बहुत मामूली लेकिन अहम वजहें ढूंढ निकाली। कहीं मिट्टी में छूने की कमी थी, कहीं जानवरों को दिया जा रहा खाना गलत था, कहीं लोगों के सोचने का तरीका ही जरूरत से ज्यादा डर और भ्रम से भरा था। उसने गांव में एक बड़ी बैठक बुलाई। बड़ के पेड़ के नीचे सबको इकट्ठा किया और बोला, तुम सबकी परेशानी का हल तुम्हारे अपने हाथों में है। बस ध्यान से देखना सीखो। जिंदगी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर उलझी है। लोग थोड़े चौंके, लेकिन बात उनके दिलों तक उतर गई। अगले दिन सुबह गांव में एक नई हलचल थी। लोग खुद ही अपने खेतों को साफ कर रहे थे। बूढ़ी औरतें आंगन में तुलसी लगा रही थीं और बच्चे अब धुरंधर के पीछे पीछे घूमते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन तभी गांव की सीमा पर एक महिला दौड़ती हुई आई। सांसें टूटी हुई, चेहरा धूल से सना हुआ। उसने कहा, मेरा पति 3 दिन से जंगल में लकड़ी काटने गया था, अभी तक लौटा नहीं। आप उसकी तलाश कर सकते हैं? धुरंधर ने बिना एक शब्द बोले घोड़े की पीठ थपथपाई और उस महिला के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। धूप कम, पेड़ ऊंचे और हर तरफ सन्नाटा। बीच बीच में धुरंधर रुकते, जमीन की मिट्टी, टूटी हुई डालियां और झाड़ियों के निशान देखकर दिशा तय करते। करीब 2 कोस बाद एक गहरे गड्ढे के पास उन्हें फटे हुए कपड़ों का एक टुकड़ा मिला। फिर एक कुल्हाड़ी और फिर एक पेड़ के नीचे पड़ा अधमरा आदमी जिसके पैर में सांप ने काट लिया था। धुरंधर ने उसी जंगल से एक औषधि खोजी पत्ते से रस निकला और उससे जहर खींचा और आदमी की नब्ज को संभाला। कुछ ही देर में उस आदमी की आंखों में हलचल आई और फिर वह फूट फूट कर रो पड़ा। जब वो आदमी सुरक्षित गांव लौटा तब गांव वालों ने पीछे से आवाज दी, तुम कौन हो? बताओ तो सही। धुरंधर ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूं जो हर बार किसी न किसी गांव में, किसी न किसी दिल में, किसी हल की तलाश में आता है और आगे बढ़ जाता है। धुरंधर गांव के उस सुनसान चौक में खड़ा उस अजनबी बुजुर्ग की आंखों में कुछ ऐसा देख रहा था जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। जैसे वो आंखें कुछ छुपा रही हों, जैसे कोई पुरानी परत अचानक खुलने वाली हो। उस बुजुर्ग ने धीरे से पूछा, तुम मुसाफिर हो या किसी को ढूंढ रहे हो? धुरंधर थोड़ा चौंका, बोला, बस यूं ही राह में था, सोचा इस गांव में थोड़ा सुस्ता लूं। वो बुजुर्ग हौले से मुस्कुराया, आराम तो मिल जाएगा, पर हर मुसाफिर को यहां चैन नहीं मिलता बेटा। और ये कहकर वो वहीं बने पुराने पीपल के पेड़ की छांव में चला गया। धुरंधर को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे इस गांव में कोई अधूरी कहानी दबी हो, एक ऐसी कहानी जिसे किसी ने जानबूझकर भुला दिया हो। वो गांव के बीचों बीच बने उस पुराने कुएं के पास गया, जहां कुछ बच्चे खेलने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन उनकी माएं बार बार उन्हें खींचकर दूर ले जा रही थीं, जैसे वो जगह अपवित्र हो। धुरंधर ने एक महिला से पूछा, क्या बात है बहन, बच्चे वहां क्यों नहीं खेल सकते? महिला ने आंखें चुराते हुए कहा, मालिक, वो कुआं सालों से बंद है। पहले वहां से पानी निकलता था, लेकिन फिर एक रोज सब बदल गया। क्या बदला? धुरंधर ने सवाल किया। महिला ने चुपचाप इशारा किया और अंदर चली गई। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक पुराना सा कागज था, मिट्टी से सना, आधा फटा हुआ। धुरंधर ने वो कागज उठाया और उस पर एक नाम लिखा था, ललिता। बस इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा था, जैसे किसी ने जानबूझकर बाकी हिस्सा छिपा दिया हो। धुरंधर का दिल धड़क उठा। ललिता कौन? उसने खुद से पूछा, पर जवाब हवा में खो गया। उसी शाम गांव के मंदिर में आरती हो रही थी, लेकिन मंदिर के पुजारी बेहद घबराए हुए दिखे। धुरंधर ने उनसे पूछा, सब ठीक है? पुजारी बोले, कई वर्षों से यहां कोई बाहरी नहीं आया और अब तुम आए हो, और उसी दिन फिर वो नाम सामने आया जो इस गांव में कोई नहीं लेना चाहता। कौन सा नाम? धुरंधर ने पूछा। जिसका पहला अक्षर ही डर पैदा करता है, ललिता। मंदिर की ज्योति हिलने लगी और घंटियों की आवाज में एक अनजानी बेचैनी भर गई। धुरंधर समझ गया कि ये कोई मामूली गांव नहीं, यहां कुछ ऐसा है जिसे टटोलना जरूरी है। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, धुरंधर चुपचाप उस बंद कुएं की तरफ गया। उसने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखा ही था कि किसी ने पीछे से धीमे स्वर में कहा, वो तुम्हें ढूंढ रही है। धुरंधर पलटा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक चूड़ियों की झंझनाहट हवा में गूंज रही थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन धुरंधर की आंखों से नींद जैसे दूर चली गई थी। उस बंद कुएं की फटी हुई आवाज, झंझनाती चूड़ियों की गूंज और वो अधूरा नाम ललिता उसके भीतर एक तूफान सा मचा रहे थे। उसने तय किया कि सुबह होते ही वो इस रहस्य को पता करेगा। अगली सुबह गांव के सबसे बूढ़े आदमी से मिलने गया, वही जिसने चैक पर उसे पहली बार रोका था। धुरंधर ने सीधे पूछा, बाबा, मुझे सच्चाई जाननी है, ललिता कौन थी? बूढ़े ने लंबी सांस ली, जैसे सीने में दबी किसी पुरानी आग को फिर से छू लिया हो। मत पूछो बेटा, ललिता इस गांव की बेटी थी, जमींदार की इकलौती संतान, लेकिन किस्मत ने उसके हिस्से में सुख नहीं लिखा था। धुरंधर ध्यान से सुनता रहा और बूढ़ा बोलता गया। सालों पहले गांव में भीषण सूखा पड़ा, लोग बेहाल थे। तब जमींदार ने अपने सारे कुएं और अनाज गरीबों में बांट दिए, लेकिन कुछ लोगों को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने जमींदार की बेटी को बदनाम करने की साजिश रची ताकि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। और ललिता, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, गांव वालों के सामने ऐसी बना दी गई कि जैसे उसने कुछ अनहोनी की हो। उसी दिन से उसने मंदिर के पीछे बने टूटे हवेली में खुद को कैद कर लिया। और फिर? बूढ़ा रुक गया, आंखें भीग गईं। और फिर? धुरंधर ने पूछा। फिर वो कभी गांव वालों के सामने नहीं आई, लेकिन हर पूर्णिमा की रात उस हवेली से चूड़ियों की आवाज आती है और कई बार किसी को ऐसा लगा है जैसे कोई वहां खिड़की से देख रहा हो, पर कोई आज तक उस हवेली के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसी रात वो अकेला उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर बेलें उगी हुई थीं और खिड़की से पीली रोशनी की एक हल्की सी लकीर बाहर आ रही थी। वो धीरे से दरवाजा खोलने ही वाला था कि अंदर से एक लड़की की आवाज आई। इतनी देर क्यों लगा दी? धुरंधर ठिठक गया, जैसे आवाज उसी के लिए थी। उसने दरवाजा खोला। सामने एक साधारण लेकिन सुंदर लड़की खड़ी थी, सादे कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखों में गहराई ऐसी थी जैसे बरसों से किसी को पहचान रही हो। वो बोली, तुम मुसाफिर नहीं, मेरे सवालों का जवाब हो। तुम वो हो जो यहां सच देखने आए हो, न कि डरने। धुरंधर चुपचाप उसे देखता रहा, फिर पूछा, तुम ललिता हो? उसने सिर झुका लिया। कुछ देर दोनों चुप रहे। धुरंधर ने धीरे से कहा, तुम्हें अब छिपने की जरूरत नहीं। तुमने जो सहा वो तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। ललिता की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराई नहीं, बस उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। पहली बार जैसे किसी ने उसे बिना सवाल, बिना शक, सिर्फ दिल से देखा था। अगली सुबह गांव की हवेली के बाहर हलचल मच चुकी थी। कोई कह रहा था, वो मुसाफिर उस खंडहर हवेली से जिंदा लौटा है। कोई फुसफुसा रहा था, उसने ललिता से बात की है। क्या सच में वो जिंदा है? धुरंधर धीरे धीरे लोगों की भीड़ की ओर बढ़ा।
उसकी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ सच्चाई को जानने के बाद आता है। उसने गांव के बीचों बीच खड़े होकर कहा, जिसे तुमने भूत समझा वो एक जिंदा इंसान है ललिता, जिसने तुम्हारी नफरत नहीं, तुम्हारी नासमझी झेली है। तुम सबने उसके साथ जो किया वो किसी एक की गलती नहीं, पूरे गांव की चुप्पी का नतीजा था। वहां सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने एक ही बार में सबका जमीर झकझोर दिया हो। तभी जमींदार की पुरानी हवेली का दरवाजा खुला और पहली बार इतने वर्षों बाद ललिता बाहर निकली। उसके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ सच बोलने का साहस था। वो बोली, अगर मैं बोलती तो शायद कोई नहीं सुनता, लेकिन आज जिसने सुना उसने मुझे खुद से भी ज्यादा समझा। उसकी आंखें धुरंधर की ओर उठीं और भीड़ खुद ब खुद दो हिस्सों में बंट गई। गांव के बुजुर्ग सामने आए, सिर झुकाकर बोले, हमसे भूल हुई ललिता, क्या तुम हमें माफ कर सकोगी? ललिता चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर आज भी दिलों में इंसानियत जिंदा है तो मुझे किसी से शिकायत नहीं। गांव वाले झुके सिर और भीगी आंखों के साथ खड़े रहे और वहीं उसी दिन जमींदार की वही हवेली फिर से सजी, लेकिन इस बार मातम के लिए नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के लिए। धुरंधर और ललिता की शादी राजसी अंदाज में हुई, न ढोल नगाड़े न दिखावा, बस सच्चे रिश्ते की सादगी और गांव वालों की दुआएं। धुरंधर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मुसाफिर था पर अब मेरी मंजिल मिल गई और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान रखना, कभी कभी जो रास्ता हमें सबसे अजीब लगे वही हमें सबसे सच्चे इंसानों से मिलवाता है। धुरंधर एक गधे पर सवार होकर निकला था, लेकिन वापस लौटा एक दिल जीतने वाला नायक बनकर, क्योंकि असली ताकत तलवार में नहीं होती बल्कि उस इंसान में होती है जो बिना शोर किए सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बस इतना समझिए, आप स्टोरी मग पर आए तो खाली नहीं जाएंगे। हर कहानी में छिपा होता है एक आईना और कभी कभी वो आईना खुद हम बन जाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, सुनिए दिल से, सोचिए गहराई से और जिए सच्चाई से। ये था स्टोरी मग, जहां हर आवाज एक कहानी कहती है। तो दोस्तों नमस्कार, और जल्द ही मिलेंगे एक और नई रोचक और दिल को छू लेने वाली कहानी में।